ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने 4 की फीचर्स कंप्लीट कर लिए। अब बात करेंगे 5th की फीचर के बारे में, दैट इज़ सेक्युलरिज्म, जिसे हिंदी में धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जब किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ना प्रैक्टिस किया जाए, ना ही एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रोपेगेट किया जाए, प्रोफेस किया जाए, बल्कि सभी धर्म को इक्वल माना जाए एंड सभी धर्म को या सभी रिलीजन को, बिलीफ को रिस्पेक्ट दी जाए, चाहे वो हिंदुइज्म हो, जैनिज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, बुद्धिज्म हो, कोई भी रिलीजन हो, सब इक्वल हो। इंडिया जो है दैट इज़ अ सेक्युलर स्टेट, लेकिन अगर इसी के अपोजिट हम पाकिस्तान की बात करें दैट इज़ इस्लामिक स्टेट, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रोपेगेट करती है। लेकिन हमारे यहाँ पर इंडिया में हर एक रिलीजन को इक्वल माना जाता है और ये किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ना तो प्रोपेगेट करती है, ना प्रैक्टिस करती है, ना प्रोफेस करती है। अब क्वेश्चन आता है कि सेक्युलर स्टेट क्या होता है। एक सेक्युलर स्टेट वो स्टेट होती है जो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट ना करे ऑफिशियली। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हरियाणा हो गया, तो हरियाणा सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन जैसे कि हिंदुइज्म को ना प्रमोट करे बल्कि सभी धर्म को इक्वल माने। तो जितनी भी स्टेट्स हैं, जैसे राजस्थान हो गए या फिर उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो जितनी भी स्टेट हैं ये सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन को ऑफिशियली प्रमोट ना करे बल्कि सभी रिलीजन को इक्वल ट्रीट करे। सो ईच पर्सन इन इंडिया हैज़ देयर ओन राइट कि वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं। एंड द गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, की जो गवर्नमेंट है वो किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के मामलों में दखलंदाजी नहीं करती। एंड द गवर्नमेंट कैन नॉट अप्लाई टैक्सेज ऑन दैम फॉर रनिंग द इंस्टीट्यूशंस, इवन तो उन पर कोई टैक्सेस भी वो अप्लाई नहीं करते। एक कंट्री किस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करती है वो कहाँ से सीखा जाता है? एक कंट्री की हिस्ट्री से। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमारे यहाँ की बात करें तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर जो गाइडलाइंस है, प्रिंसिपल्स हैं, या फिर जो भी इसके अंदर प्रारूप जो इसका तैयार किया गया है वो कंट्री के पास्ट को देखकर तैयार किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर पहले लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था, तो हमारे मौलिक अधिकार में राइट टू इक्वलिटी डाल दिया। पहले क्या होता था, अनटचेबिलिटी होती थी, उसको इरेडिकेट किया गया। पहले क्या होता था कि लोगों को इतना एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनको फ्रीडम ही नहीं थी कि वो कोई भी ऑक्यूपेशन चूज़ कर सके, उनको बोलने का अधिकार नहीं था, तो इसलिए राइट टू फ्रीडम डाल दिया गया। तो कहने का मतलब है कि कंट्री की हिस्ट्री को देखकर प्रारूप तैयार किया जाता है, कंट्री की हिस्ट्री को देखकर संविधान तैयार किया जाता है या संविधान को अडॉप्ट किया जाता है, ताकि आगे जो आने वाली जनरेशन है उसको प्रॉब्लम ना हो, या जो उन्होंने फेस कर लिया ऑलरेडी वो आगे फेस ना करना पड़े। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये काफ़ी क्रूशियल और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में गाइडलाइंस दी जाती हैं, प्रिंसिपल्स लिखे जाते हैं, जो भी लिखित रूप से तैयार होता है उसको आम जनता भी फॉलो करती है, एंड जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिन्होंने भले ही रूल बनाए हैं वो भी उनको फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर एक फुटबॉल का गेम है, अगर आप उसमें चेंज कर दोगे कुछ तो पूरा गेम अफेक्ट होता है। तो उसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है, इसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स होते रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ ऐड होता रहा है या चेंज होता रहा है, और नई जो प्रारूप है उनको अडॉप्ट किया जाता रहा है। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूशन की जो आइडियोलॉजी होती है वो डिराइव होती है उस कंट्री की हिस्ट्री से। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमारे यहाँ पर जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो रिटन में हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्टेट है वो भी अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे, और ये जो राइट है ये हर एक सिटीज़न के पास हो, एंड एवरी सिटीज़न कैन क्लेम ऑल दोज राइट्स, क्योंकि वो उनके अपने अधिकार हैं और वो लिखित में हैं। तो जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर चेंजेस होते रहते हैं उसी तरीके से जो कंट्री का फंडामेंटल नेचर है वो भी चेंज होता रहता है। और कॉन्स्टिट्यूशन किस किस तरीके से अडॉप्ट किया जाता है, जैसे जैसे लोगों की सोच बदलती है वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कर दी जाती है, कुछ अमेंडमेंट्स कर दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपने नेपाल में देखा कि वहाँ पर मोनार्की थी, और जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया हुआ था वो भी मोनार्क के तौर पर था। तो इसी वजह से नेपाल के लोग ऑलरेडी परेशान हो गए थे एक मोनार्क सिस्टम से, तो इसी वजह से वहाँ पर डेमोक्रेटिक सोसाइटी को अडॉप्ट किया और कॉन्स्टिट्यूशन भी उसी तरीके से तैयार किया। और जब कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक अडॉप्ट किया गया तो सारे कंट्री का जो सिस्टम था, जो फंडामेंटल नेचर था, वो चेंज हो गया। तो हमने ये देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट, दैट मीन्स कि ये समय के साथ साथ चेंज भी हो जाता है और इसमें अमेंडमेंट्स भी कर दिए जाते हैं।
तो यहाँ पर हमने उसका एग्जाम्पल भी देखा। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। सेकंड चैप्टर होगा अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म के बारे में, उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।